कायदे आज़म समझते थे कि बंदूक वाला दिमाग, जिस हाथ में बंदूक होती है उसके दिमाग में कभी भी मसले का हल नहीं होता। के बारे में यहाँ पर सच की बात करते हैं। कल मैंने मौलवियों को, रातों मौलवियों को मैंने कल जूते पॉलिश करते हुए देखा। इनके 2 जर्नैलों की मैंने कॉलेज रिकॉर्ड करके रखी हुई मेरे पास, और वो मेरे से मुलाकात करना चाह रहे थे, और मैं कौन था? मैं सर पकड़ के बैठ गया। मेरे को इनको पता ही कुछ नहीं, वो मेरी मेहनत कर रहा है। 2 जर्नल इमरान भाई मिल लेते हैं, इमरान भाई बैठ जाते हैं, इमरान भाई बात करते हैं। इमरान भाई कभी अजरबैजान में, कभी जॉर्जिया में, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, कभी तुर्की में, और इनको बताइए मैं इनको फिर टाइम देता था, अगले हफ्ते मिलेंगे, फिर टाइम देता था, अच्छा थोड़े दिन ये सोच रहे थे मिलेंगे। तो ये फैसल बाटा की कितनी औकात है, उसका नाम बीच में मेरा वजह आ गया। तो ये डरे हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये निजाम इमरान खान से इतना डरता, इतना डरता, और ये अकेले इमरान खान का डर नहीं, ये बात ध्यान रखिए, अकेले इमरान खान का डर नहीं, ये इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं उनका डर। इन्हें पता है कि जिस दिन ये इसको बाहर निकालेंगे ना, वो जेल से बाहर एक पाउंड रखेगा और मुल्क उसका हो जाएगा। वो फैसला करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, खासतौर पे ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग, जापान में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी शुरू करते हैं बात। थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का लूंगा। कुछ चीजें यहाँ पे पहले डिस्कस हुई। कोई मेरे पास ऐसा एजेंडा तो नहीं है कि खास तौर पे जिस पे मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन एक मिशन जरूर है। अब उस मिशन को पूरा करने के लिए कभी एक तरफ से काम करते, कभी दूसरी तरफ से काम करते, लेकिन सब मिलकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं। यहां जितने लोग आए, मैंने उनकी बातों में एक चीज कॉमन देखी, वो ये है कि आवाज उठानी। सब यही कह रहे हैं ना, आवाज उठानी। आवाज का तो खौफ है, आवाज से ही मसला है। आपने आवाज उठानी है और उन्होंने आवाज दबानी है। इमरान खान क्या है? 75 साल का एक जिस्म है, गोश्त का एक वजूद है, वो तो सबके पास है। इमरान खान आवाज है, 25-26 करोड़ लोगों की आवाज है। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की आवाज है। यह है प्रॉब्लम, आवाज को दबाना। प्रॉब्लम इंसान से नहीं, उसकी सोच से। और वो अपनी सोच को जिस आवाज के जरिए आपके सामने रखता है और लोगों की सोच को बदलता है। मसला एस्टेब्लिशमेंट को बाहर, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना, बहुत पाकिस्तान बन गया उसके बाद से। कायदे आज़म की सोच से इनको मसला था। कायदे आज़म ने क्या कहा था? स्टाफ कॉलेज में गए, फौज से उन्होंने कहा कि देखना, पॉलिसी मत बनाना, ये तुम्हारा काम नहीं। कायदे आज़म ने क्यों कहा? इसलिए तो नहीं कहा कि इनको पॉलिसी
कायदे आज़म समझते थे कि बंदूक वाला दिमाग, जिस हाथ में बंदूक होती है उसके दिमाग में कभी भी मसले का हल नहीं होता। वो मसले के हल का एक बड़ा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को समझ। आप कर रहे हो जब आपके हाथ में बंदूक होती है या आपके हाथ में हथौड़ा होता है तो फिर आपको हर मसला एक कील की तरह नजर आता है। तो मानो तो कायदे आज़म को इस बात का पता है, बहुत बड़े लिखे आदमी थे। उन्होंने कहा देखो पॉलिसी मत बनाना, ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। पॉलिसी नवाज शरीफ बनाएगा, पॉलिसी बेनजीर बनाएगी, पॉलिसी बाद में एक जुल्फिकार में भुट्टो आएगा वो बनाएगा, शेख मुजीब आएगा मेरे बाद याद रखना वो पॉलिसी बनाएगा, लियाकत अली खान आएगा वो पॉलिसी बनाएगा, मेरी बहन आएगी उसे भी मौका देना वो भी पॉलिसी बनाएगी, तुम नहीं बनाओगे। और अब इमरान खान पॉलिसी बनाएगा। इन्होंने ना किसी को पॉलिसी बनाने दी और ना किसी को पॉलिसी चलाने दी, अपनी पॉलिसी बनाई। मैंने हमारे जापान को देख रहा था, मेरे साथ दो दोस्त आए हुए, वो घूम फिर के आए, थोड़े परेशान थे। मैंने क्या हुआ? कहते हैं कैसा मुल्क है, यहां गांधी नहीं भाई, ये बहुत ही साफ है। और क्या देखा मैंने? कैसी बहुत तरक्की की हुई है। मुझे तब से समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क तरक्की कैसे कर गया, इनके पास तो फौज नहीं है, फिर ये तरक्की कैसे कर गया? ये कारोबार कैसे करते हैं, अपना मुल्क कैसे चलाते हैं, इनके पास तो फौज ही नहीं है। ये अपनी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, इनके पास तो फौज ही नहीं है। ये कारोबार कैसे करते हैं, इनके पास तो फौज ही नहीं। हमें पाकिस्तान में एक फौज चाहिए हमारी हिफाजत की, जिसकी हम इज्जत करें और वो हमारी इज्जत करे। हमें पाकिस्तान में फौज अपनी हिफाजत के लिए चाहिए, हम पे रूल करने के लिए नहीं चाहिए। वो हम पर हुकूमत नहीं करेंगे, हुकूमत वो करेगा जिसे आप लाएंगे। चार जर्नैल और दो बाबू बैठ के फैसला नहीं करेंगे कि इस मुल्क में किसको हुकूमत देनी है। ये नहीं हो सकता, लेकिन लंबे अरसे से हो रहा, मजाक बना के रख दिया मुल्क को। कॉन्फिडेंस ही बहुत है और होना भी चाहिए। देखिए इन्होंने जब निकाला किसी को आवाम में मिठाई नहीं मांगी, जो कुछ भी हुआ लोग इनके साथ खड़े हो। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, फिर भी लोग इनके साथ खड़े। बेनजीर को निकाला लोगों ने मिठाइयां, नवाज शरीफ को निकाला लोगों ने मिठाइयां, इनका सौदा बिक रहा था। फिर मार्केट में एक नया आदमी आया, उसने लोगों को ख्वाब बेचे और लोगों ने उससे ख्वाब देखना सीखा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ, पहली मर्तबा कि इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और लोगों ने मिठाइयां नहीं मांगी। जब पंगा हो गया था, इनको उस दिन समझ जाना चाहिए था कि जो ये करने जा रहे हैं वो इनके गले पड़ेगा। जितने समझदार पाकिस्तानी थे सबने इनको समझाया कि इसे यहां रोक दो, पाकिस्तान को फेयर एंड फ्री इलेक्शन में ले जाओ, लेकिन सिर्फ अनाम मैं ताकतवर हूं, मुझे कौन रोक सकता है? मैं फैसला करूंगा क्योंकि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास मुसल्लह लोग हैं, मैं करूंगा।
तो फिर जमहूरियत कहां गई, इंसानी हकूक कहां गए? हमने एक एक करके हर चीज को इस मुल्क में मिटते हुए देखा है। टैबू जानते हैं आप? मिथ एक बनी हुई होती है ना कि जनाब ये तो पुराना असूल है, ऐसे चलेगा। ये भी पाकिस्तान में इमरान खान ने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इतनी सारी मिथ तोड़ दी, इतने सारे टैबूज तबाह कर दिए। यानी मौलवियों के बारे में तो यहां पर सच की बात करते हैं। कल मैंने मौलवियों को, रातों खोर मौलवियों को मैंने कल जूते पॉलिश करते हुए देखा। मैंने देखा इतनी इतनी दाढ़ियां रख के, सफेद दाढ़ियां रख के, सर पे पगड़ी और इमामे पहन के हमारे मौलवी कल आसिम मुनीर की जूते पॉलिश कर रहे थे। वो बड़ा मौलवी ताहिर शफी, वो इमरान खान के भी जूते पॉलिश करता था, उससे पहले भी जूते पॉलिश करता था। कल उसने आसिम मुनीर का जूता पॉलिश किया और कहता है कि हम आपके हाथ में बैठ करते हैं। मौलवी साहब सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं, उसके हाथ में बैठ नहीं करते, उसके हाथ में बैठ नहीं करते। एक मौलवी की गैरत नहीं जाती, एक मौलवी और कोई तो उठ के कह देता कि सर इस्तिस्ना जो है वो गैर इस्लामी और गैर शरई है। कोई एक तो इस्लाम के लिए बोलता, कल एक नहीं बोला। तो आप बेहतर हैं उन मौलवियों से, आप बेहतर हैं उन दरबारी मौलवियों से, क्योंकि आप सवाल करते हैं, आप जवाब मांगते हैं, आप चीजें उठाकर शीशा दिखाते हैं। ये देखो तुम्हारी शक्ल, देखो तुम कितने घिनौने लगे। इस्तिस्ना गैर इस्लामी गैर शरई, कल दोनों बैठे हुए, देने वाला भी और देने वाला भी। एक मौलवी नहीं बोला, एक ने नहीं पूछा ये आपको इस्लाम सिखाएंगे। ये दरबारी मुल्ला और इन्हीं की वजह से कौम की तरबियत नहीं होता है। जब ये लोग मिलकर के बैठे तो क्या सिखाएंगे? जूते पॉलिश सिखाएंगे ना। इनमें से किसी ने पूछा कि सरकार गाजा में फौज जा रही, क्यों जा रही? किसी ने ये पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी फौज इस्राइल की सरहदों की हिफाजत करे और आप उसके ऊपर बोझ डालकर आते हैं। किसी मौलवी ने पूछा किसी मौलवी ने, वहां एक पत्थर पड़ा हुआ है उसमें चराग में, जहां पे एसएसजी कमांडोज हमारी ट्रेनिंग करते हैं। मेरे खुद के बहुत अच्छे दोस्त भाई वो एक कमांडोज में, उस पत्थर पे लिखा हुआ था, जब मैं गया मैंने वहां पढ़ा, पब्बी 10 किलोमीटर बाहर एक इलाका उसका नाम है, इस्लामाबाद ये फासला कुछ ऐसे था, श्रीनगर उसका भी फासला लिखा हुआ था, दिल्ली का भी फासला लिखा हुआ था, और आखिर में लिखा हुआ था जेरूसलम, उसका भी फासला लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा उनसे ये क्या है? उन्होंने कहा ये टारगेट्स हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं, हमारे हदफ हैं, हमें एक दिन यहां जाना है। ट्रेनिंग तो ये कहकर दी थी और मेरा प्रोग्राम भी यही कहकर करवाया था। और अगर आपने गाजा में इस तरह जाना था तो वहां पत्थर पे लिख के उसको हदफ बनाने की क्या जरूरत थी? आज इन्होंने हर चीज सरेंडर की है, हर चीज। क्यों? क्योंकि इनको इमरान खान से खौफ आता, ये उसे डरते हैं। ये सारा कुछ इनको कभी ना करना पड़ता अगर इमरान खान
पब्लिक में आप लोगों की नजर में मकबूल ना होता, ये कुछ भी ना करते। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ ही नहीं रहा और आएगा भी नहीं। सिद्दीक जान मेरा दोस्त है, एक दिन वो लिस्ट बना रहा था बैठ के, बोला ये क्या कर रहा है? उसने कहा पाकिस्तान के सारे मसाइल की मैं लिस्ट बना रहा हूं, और जब वो लिस्ट बनी उसके बाद मैं उस पर टिक करते थे। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के 90% मसाइल इमरान खान के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप इस आदमी को बाहर निकालें, ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाए। लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, एम्बेसडरों के पास किताबें लगी, लोग रात को पहुंचते हैं 3 बजे 4 बजे, लोग सड़कों में खड़े हैं, एयरपोर्टों में रश लगा हुआ है। एक पिंजरे की तरह बना दिया मुल्क को पकड़ के, एक ऐसा पिंजरा जिसमें जानवर ज्यादा बंद किए हुए हैं और खाना कम है, वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा। लोग अपनी जानों पर खेल कर कश्तियों में बैठ के दूसरे ममालिक में पहुंच रहे हैं। क्यों क्यों लोग खुश नहीं है पाकिस्तान में? कभी किसी ने सोचा? किसने लोगों से उनका यह एतबार और एतमाद छीन लिया? इन्होंने छीना, जंगल और सियासतदानों के कक्ष। ये जो गठ जोड़े पाकिस्तान की जड़ों में रहते हैं, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, सियासी खानदानों का मिलिट्री के साथ एक बेहूदा गठजोड़ यहां तक ले आया है। आज कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। पाकिस्तान जिसको मौका मिलता है पहली फुर्सत में भागता है, निकलता है, और हर जिसके पास है वो जी। मैं बात कर रहा था आवाज की, तो इमरान खान आवाज है आप सारों की। हम ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि यार ये बड़ा बहादुर है, इसने बड़ी मार खाई। क्या बात, हम मार खाने वाले को इतना अजीम बना देते हैं, इतना अजीम बना देते हैं, फिर बाकी लोग सोचते हैं इतनी तो मैं नहीं खा सकता। ऐसा नहीं है, हम सारे एक ही तरह के लोग हैं, एक ही जैसे गोश्त पोस्ट के हम बने हुए हैं, कोई दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, एक जैसे लोग, एक जैसे। इमरान खान की मर्जी, उसने सोच लिया, सिर्फ जब एक फैसला किया कि मैं सरेंडर नहीं करूं, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस आपको सिर्फ ये सोचना, इतनी सी बात अपनी खोपड़ी में रखनी है, यहां दिमाग में, छोटी सी बात, कि मैं सरेंडर नहीं करूं और मैं भी किसी से कम नहीं। ये कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। मुल्क किसी एक आदमी का नहीं है, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बेनजीर हो, कोई एक अकेला मुल्क का मालिक तो नहीं। मेरा कुछ ज्यादा है पाकिस्तान कि मैंने मार खा ली, आपका भी उतना ही है। एक ही जैसी चीजें थी पाकिस्तान में, एक ही तरह का आईडी कार्ड, एक ही तरह की हवा, एक ही तरह का माहौल, एक ही जैसी धूप, एक जैसी बारिश, एक ही तरह की चीजें थी पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान हमारे साथ एक जैसा सलूक करता है, तो हम पाकिस्तान को एक जैसा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? आपको अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी, अपने आप से पूछें आप कि क्या पाकिस्तान के लिए आप अपना बेस्ट दे रहे हैं? जो आप कर सकते हैं क्या आप वो कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। और अगर कभी कहीं किसी जगह पे आपको लगे कि कोई कसर रह गई तो पूरा कीजिए, कोशिश कीजिए, पाकिस्तान के जो हो सके, जो बन पाए आपसे जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सच मुझे बताया, आप लोग यहाँ जापान में रहते हैं, कितना प्यारा है भारत, देखा दिल लगता है यहाँ पे आप लोगों को,
किसी का भी दिल नहीं लगता ना। हालांकि आपकी फैमिलीज है, आपका कारोबार है, आपकी नौकरियां, आपकी जिंदगी है, फिर भी दिल नहीं लगता। तो सोचो साबिर साहब कैसे रहता है, अरशद शरीफ में वो दिन कैसे गुजारे, इसके बारे में सोचो। मैं रोज पाकिस्तान जाना चाहता हूं, रोज मुझे रोज लगता है मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान। रोज एक उम्मीद लेकर मैं उठता कि आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मैं कोई मुसल्ला आदमी तो नहीं, मैं आवाज हूं, एक आवाज। दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या आप जान दे देते हैं या आप कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश करने वाला रास्ता चुना। मैं अपने लोगों को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। क्या लोग भी जीतना चाह रहे हैं? आपके पास, याद रखिएगा, आपके पास जीतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हारना ऑप्शन ही नहीं है। बोलने की बात हो रही थी ना, मैंने काफी पहले पढ़ा था, इस सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा। सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा। किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कि अब सारी सीटें मेरी हैं। तब उसने बताया कि करना क्या। आपका इत्तेहाद, आपका इत्तेफाक, आपस में मिलकर रहना, यह बदलेगा पाकिस्तान की तकदीर। और करना क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं करना क्या है, कैसे करना है। जो आपको मौका मिले, जो आपको फोरम मिले, जिस जगह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, दूसरे मीडिया का प्लेटफॉर्म, कोई सड़क के ऊपर प्लेटफॉर्म है, किसी एहतजाज का, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह पे आपको किसी से भी मिलने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। आज हमारे 3 जर्नलिस्ट, उन्हें जेल में बंद किया हुआ। आगा शेख सरवर को पहले उठाया, सौराब बरकत को उठाया, राय गुलाबरी को उठाया, और आज मेरे एक और बड़ा प्यारा भाई है मेरा शाकिर अवान, आज उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। जितनी इख्तलाफी आवाजें, उन सबके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए, सबके बैंक अकाउंट बंद कर दिए। इसके बावजूद वो आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोगों का हक ज्यादा बनता है। याद रहे एक बात, मैंने आपको बताया ना, इनका रजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता था। इस दफा क्यों नहीं? आदमी डिफरेंट था और क्राउड भी डिफरेंट था। इमरान खान को जिन 2 चीजों ने इमरान खान को फायदा दिया बहुत ज्यादा इस तहरीक को। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानी। इन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद कर दिया। स्पेस बहुत ज्यादा थे, नैरेटिव पसंद है, ये इमरान खान के साथ खड़े हो। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को डंडे नहीं मारे जा सकते। उनकी चादर और चार दीवारी का यहां पे आके तकद्दुस पमाल नहीं कर सकता कोई, करना या नहीं सकता, नहीं कर सकता। हमारे घरों में तो पाकिस्तान में घुस जाते हैं ना, आपके घर यहाँ पे महफूज है। पाकिस्तान वालों की तो चले प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कम से कम आप यहाँ मौजूद है ना। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मौके से फायदा उठाया और ये एक तगड़ी आवाज इमरान खान की बने। जब आपको अल्लाह ने एक ताकत दी, जब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, तो मौके से फायदा ना उठाया तो फिर आपको रब को जवाब देना पड़ेगा। आपको ये मौके से फायदा उठाना पड़ेगा। दूसरी ताकत सोशल मीडिया। इन्हें आइडिया ही नहीं था कि क्या, इन्हें अभी तक समझ नहीं आई कि क्या। एक आम आदमी जो कुछ नहीं कर सकता है, वो ये कर सकता है, मोबाइल उठाएगा, उसके ऊपर अपने दिल की भड़ास निकालेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा। ये 2 चीजें इमरान खान को
वो ताकत देगी कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुसीबत बन गई और ये दोनों चीजें अभी तक एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए। और एक चीज और आपको बताता हूं, इमरान खान ने अपनी पॉलिटिक्स में जो बहुत अजीब काम किया हट के, उसने नया वोटर पैदा किया। लेकिन इससे पहले क्या होता है, आपकी जो वोटिंग क्लास थी वो सबसे लोअर तक था, बहुत गरीब लोग, उनको उठाओ बसों में डालो, ले जाओ, जाके वोट डालो। फैसला हो गया पाकिस्तान में। बिल्कुल पिसा हुआ तबका जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वो वोट होते थे पाकिस्तान में। इमरान खान पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, जो हमेशा ये समझती थी कि सियासत गाली है, मिडिल क्लास, मुझे अब शेर दोबारा सुनाना पड़ेगा आपका शौक पूरा करने के चक्कर में ना, फिर दूर लगेगा। सुना है शहर की खामोशियों पे कहर फूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मौत बोलेगी। एक आदमी जो आप सबकी आवाज है, आज उसकी आवाज दबाई गई है, वो हमेशा आपकी आवाज बना। मैं जब आगे से ही कैंप से वापस आया तो मैंने आकर पूछा था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई, तो बड़ा सोच सोच के मुझे लोग बताते हैं फलां ने उठाई, पाकिस्तान से बाहर फलां है उसने उठाई, एक और पाकिस्तान से बाहर है उसने उठाई। मैंने कहा जी मैं आसान करता हूं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर किसने उठाया। तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2023 तक सबसे ज्यादा आवाज इमरान खान ने। जब मेरी आवाज बंद थी, मेरी आवाज जब बंद थी, उसने मेरी आवाज उठाई। आज उसकी आवाज बंद है, मैं उसकी आवाज सुना दूं। वो आप सबकी बात करता, कभी उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, कभी सुना आपने इमरान खान से? उसको तो अल्लाह ने सारा कुछ दिया। जैसी जिंदगी उसने गुजारी, अरब बादशाह ऐसी जिंदगी गुजारने को तरसते हैं। आज के सबसे बड़े बादशाह, अरबों के बादशाह ऐसी जिंदगी और ऐसी शौहरत और ऐसे किरदार के लिए तरसते हैं जो उसने जिंदगी गुजारी। उसको क्या मांगना है अपने? नथिंग। उसने जो मांगा, जो चाहा, अपने लोगों के लिए किया, आपके लिए किया। अगर मेरे अंदर ये चीज या मेरी हालत दोबारा नहीं करती कि जो आदमी मेरे लिए बोला मैं उसकी बात ना सुना, तो जो आपके लिए बोला आप उसकी बात सुनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? उनको एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी और जरदारी साहब की पार्टी, कभी देखा गौर से आपने? एक दूसरे से शदीद नफरत करता है, एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं, लेकिन इकट्ठे बैठते हैं, बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे, क्योंकि उनका मिशन बहुत बड़ा है, इमरान खान से जान साहब। और आप साहब का मिशन एक ही है, लेकिन आप आपस में भी लड़ते हैं। मैं जान जाता हूं लोग आपस में लड़ते हैं। जब तक आपका मिशन एक, जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक आप अपनी मंजिल नहीं पा लेते, तब तक के लिए अपने साथ वादा कीजिए कि आप इकट्ठे होकर लड़ेंगे, एक लड़ा पीछे नहीं हटेंगे। एक आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जब इमरान खान की एक सीट थी ना, तब उसने इंकलाब का नारा नहीं लगाया था। जब 35 थी, 35-40, तब भी नहीं। सबने कहा ये नहीं हो सकता। वो लेकर आया
ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसने बोला मैं कैंसर के मरीजों का इलाज करूं, अस्पताल बनाऊंगा, चैरिटी से बनाऊंगा और मुफ्त इलाज भी करूंगा। सबने कहा नहीं हो सकता है, उसने बनाया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसने कहा मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, फिर उसने कहा कि मैं इस मुल्क में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा और मैं वजीर आजम बनूंगा। सबने कहा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने बन के दिखाया। अब वो कह रहा है कि मैं अपने लोगों को जगाऊंगा, मैं अपने लोगों को बताऊंगा, मेरे लोग जागेंगे, हम ये लड़ाई जीतेंगे और मैं अपने लोगों को हकीकी आजादी दिलाऊंगा। इनको डर इसलिए लग रहा है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसने जो कहा रब ने उसका बोल बाला दिया। उसके रब ने ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सीधा था। वो कहता और रब उसकी मदद करता। ये मैंने होते हुए देखा मैंने। बहुत सारे लोग इसके गवाह। अब आते हैं जिनके साथ मुकाबला उनका ट्रैक रिकॉर्ड 70 साल हो गए कश्मीर बात करावांगे। वो कश्मीर जितना आजाद हुआ उस शुक्र अदा करे जाके कबाड़ियों का। उन्होंने आगे माल बुदाई करके जो कश्मीर छुड़वा लिया वही है आज हमारे पास। 70 साल से कश्मीर आजाद करवाना है, 1 इंच जमीन हमने नहीं। हम इंडिया को तबाह कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, हम पाकिस्तान को अमन और खुशहाली का त्योहार बना देंगे। आज बेड़े पूरा हर फील्ड के अंदर ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड। अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। तुम हारने के लिए बने हो क्योंकि तुम अपने लोगों से लड़ रहे हो। जब तुम दुश्मन से लड़ते हो हम तुम्हारे साथ खड़े हो पूरी ताकत। मेरे फोन आया एक बंदे का, इमरान भाई आपकी जरूरत पड़ गई। मैंने कहा जंग के बाद फोन कर। क्या मतलब? मैंने कहा आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं लूंगा, मुझे पता है कि मेरा मुल्क है और मैंने तुम्हें लड़ाना है क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूं। जिस काम के लिए तुम्हें रखा पहली दफा वो काम पड़ा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम तुम्हें लड़ाएंगे, हम तुम्हारा हौसला बनेंगे। जब दुश्मन से लड़ोगे सर पे बिठाएंगे, ताज पहनाएंगे, सर आंखों पे बिठाएंगे, इज्जत देंगे। लेकिन जब हमसे लड़ोगे तो आईना दिखाएंगे। आईना दिखाएंगे। कोई फौज, दुनिया की कोई फौज। दफ्तरों में लिखा होता था कि सियासी गुफ्तगू मना है। पढ़ा ना तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने अपनी जवानियों में, ये सियासी गुफ्तगू मना। उस मिडिल क्लास को इमरान खान सियासत में रेलेवेंट है। तो मिडिल क्लास की ना एक खूबी है बड़ी जबरदस्त, ये लड़ते ही नहीं। लेकिन अगर ये लड़ पड़े तो ना ये अपना कुछ रहने देते हैं ना दूसरे का कुछ छोड़ते हैं। मैंने इसलिए मैंने आपसे देखा कि ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए। मैंने कहा था ये मौलवी थोड़ी है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ये मुल्क को चलाने वाले लोग हमारे मुल्क की गाड़ी का पहिया ले घुमाते हैं। मिडिल क्लास ये तुम्हें टक्कर देंगे। मैंने इनसे कहा इन्हें उस वक्त समझ नहीं है, अब मेरे ख्याल में अच्छी तरह इनको समझ आ गया। कभी टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, कभी फैमिली ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, कभी बिग ब्रदर बन जाते हैं, कभी यानी इनको फैसल बाटा और ओल चौधरी की जरूरत है। मौलवी टॉमी कौन? अच्छा तो मामला ये है। अच्छा वो कहता है कि फैसल बाटा कहता है कि उसने मुझे पाकिस्तान से निकलवाया बाहर। इसकी औकात फाइलें उठाकर पीछे चलने वालों की है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि
फाइलें उठाकर पीछे चलने वाले, ये फाइलें उठाकर उसके पीछे चलता है जिससे मुलाकात करने से मैंने और अरशद शरीफ ने इनकार किया। ये फाइलें उठाकर जिसके पीछे चलता है ना, उससे अरशद शरीफ ने कहा जाने नहीं मिलता, मैं भी नहीं मिला उसको, नहीं मिलता। और ये मेरे पास एक नहीं एक दर्जन गवाह है कि ये 2 मौकों में देखा गया फाइलें उठा के उसके पीछे चला है और फाइलें भी उसकी। फैसल वाडा वो कहते जी उसने मेरे पाकिस्तान से निकाला, वो एक नाम का बच्चा कासिम सूरी, मेरे पे उसका एहसान, मेरी आवाज पे उसका एहसान, कासिम सूरी ने मुझे निकाला, मुझे काबिल किया। मेरे पास एक जगह की तस्वीरें, एक बंदे की तस्वीरें इसी मोबाइल में, इसमें मेरे पास फैसल वादा में ये दिखाऊंगा तस्वीर, ये बंदे मैं इस्लामाबाद में बुलाऊंगा, सारी दुनिया के सामने बताऊंगा कि ये मुझे लेकर गया था नाला बच्चा, वहां से दिखाऊंगा सारी दुनिया को कि बाबा शेर कैसा होता है, दिखाऊंगा गयूर पठान कैसा होता है, एक दिन दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसका सारा कबीला तबाह कर देंगे। फैसल वादा तेरे चक्कर में मैं नहीं आऊंगा। जिस वक्त फैसल वादा ये दावा करता है ना कि उसने मुझे पाकिस्तान से बाहर निकाला, और इनको तो 2 महीने तक पता ही नहीं था कि मैं बाहर आ गया। इनके 2 जर्नैलों की मैंने कॉलेज रिकॉर्ड करके रखी हुई मेरे पास, और वो मेरे से मुलाकात करना चाह रहे थे, और मैं कौन था? मैं सर पकड़ के बैठ गया। बेड़ेगढ़ को इनको पता ही कुछ नहीं, वो मेरी मेहनत कर रहा है। 2 जनरल इनाम भाई मिल लेते हैं, इनाम भाई बैठ जाते हैं, इनाम भाई बात करते हैं, इनाम भाई कभी अजरबैजान में, कभी जॉर्जिया में, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, कभी तुर्की में, और इनको पता ही मैं इनको फिर टाइम देता था, अगले हफ्ते मिलेंगे, फिर टाइम देता था, अच्छा थोड़े दिन मुझे सोचने में मिलेगा। तो ये फैसल वाडा की कितनी औकात है, उसका नाम बीच में बिना वजह आ गया। तो ये डरे हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये निजाम इमरान खान से इतना डरता है, इतना डरता है, और ये अकेले इमरान खान का डर नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, अकेले इमरान खान का डर नहीं, ये इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं उनका डर। इन्हें पता है कि जिस दिन ये इसको बाहर निकालेंगे ना, वो जेल से बाहर कुछ पाँव रखेगा और मुल्क उसका हो जाएगा, वो फैसला करेगा। इन्हें पता है, ये जानते हैं ये कि ये जिस दिन जेल से बाहर पाँव निकालेगा, ये मुल्क इसका हो जाए। फिर ये फैसला करेगा कि इलेक्शन कब होगा, ये फैसला करेगा कि कौन कहां बैठे। पाकिस्तानी आज इस ताकत से उसके साथ लड़ेंगे, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। बड़े पुराने नून लीग से ताल्लुक रखने वाले साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साहब हमारे दोस्त हैं, भाई, हमारा दिल का ताल्लुक है बहुत सारे लोगों से, इख्तलाफ हो सकता है, वो भी ये कहते हैं कि हमने कभी इतनी पॉपुलैरिटी किसी की नहीं देखी। और इसका रीजन पता क्या, उसने आपके एतबार और आपके भरोसे को बेचा नहीं। वो आज आपके एतबार और आपके भरोसे को बेच दे, आप क्या बिगाड़ लेंगे उसका? वो सौदा नहीं था।
आपने उसके पास क्या रखा है? भरोसा। वो नहीं बेचता। इससे पहले जो लोग थे उनको मौका मिला, उन्होंने टेबल पे रख के आपका एतबार और आपका भरोसा बेच दिया। नवाज शरीफ ने बेचा, बार बार बेचा। लोगों से बोला कि ऐसा को मौका मिला था यार, शानदार मौका था, वोट को इज्जत दो। मियां साहब को मौका मिला था, कौन खड़ी हो रही थी? सौदा कर दिया कौन? बेनजीर को, सरदारी को मौका मिला, एनआरओ ले लिया, सौदा कर दिया कौन? ये आदमी सौदा नहीं कर रहा आपके एतबार का, उसका अपना तो कुछ नहीं। आपने जो भरोसा किया उसको तो बोला मैं नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, मैं सरदारी नहीं बनूंगा। मैं इमरान खान उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता कि उसने जो किया वो करके दिखाया। उसने उस वक्त कहा जब सबको लगता था कि मुमकिन नहीं है, उसने कहा मैं ये वर्ल्ड कप लेके जाऊंगा, ये वर्ल्ड कप तो मैं ले जाऊंगा।